नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर। श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त भी करेंगे जारी। पटना में चुने जाएंगे बीजेपी और जेडीयू विधायक दल के नेता। एनडीए की संयुक्त बैठक भी आज। घटक दलों में मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तय। बिहार में कल शपथ लेगी नई एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार ने लिया गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी बड़े नेताओं को आमंत्रण। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में होगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। एनएसए के नेतृत्व में हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। और डेफ ओलंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने फिर रचा इतिहास। धनुष श्रीकांत और माहित सांधू का स्वर्ण पदक पर निशाना, तो वहीं वानिया और कोमल ने जीता कांस्य। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम कोयम्बटूर में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। और इसके साथ ही पीएम मोदी पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा काफी अहम है। यात्रा के अहम पड़ाव के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। What we had from the Prime Minister's scheme for agriculture, not only the 2,000, the fertilizer subsidy and the organic support, and our pooling the farmers association, we can get even 50 lakhs for infrastructure. We can buy tractor, we can equip any cell. We decide about ourselves. दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के बदलाव को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 50,000 से भी अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। It is a very pleasure to we invite the Prime Minister to attend that conference. It acceptance and he attend the conference, and we are so much experiment from the Prime Minister and the natural farming. It is India is must in the soil, and the natural farming is the very must in India. दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग को लेकर काफी गंभीरता से इसको ले रहा है और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, उसमें दक्षिण भारत काफी काम कर रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हमारे यहाँ भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साई सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। वे भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोयम्बटूर से अनुज यादव और पुट्टपर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमिलनाडु दौरे से पहले इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं 19 नवंबर को दोपहर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहूंगा। ये शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में कार्यरत कई किसानों, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को एक मंच पर लाता है। टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों पर जोर वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा मेहनती किसान लाभान्वित होंगे। सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो। श्री सत्य साई बाबा के जीवन दर्शन का ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और यही वजह है कि सत्य साई बाबा के अनुयायी जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। श्री सत्य साई जिले में आध्यात्मिक माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आंध्र प्रदेश का आध्यात्मिक शहर श्री सत्य साई जिला इस वक्त आनंद में सराबोर है। मौका है सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का। 14 नवंबर से 23 नवंबर तक ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है और इस वक्त आप देखिए हजारों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से जो भक्तगण हैं वो आए हुए हैं। माना जा रहा है कि 140 देशों से जो फॉलोअर्स हैं सत्य साई बाबा के वो इस वक्त पुट्टुपर्थी में आ चुके हैं, जो कि इनका जन्म स्थान है। ये मौका इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को यहाँ पर जो जन्म शताब्दी समारोह में उसमें हिस्सा लेंगे और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है प्रशांति निलयम, जो कि सत्य साई बाबा की महासमाधि है। सर्वोच्च शांति का आलय इसे कहा जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और खासतौर पर गुजरात से 100 गिर गायें जो हैं वो यहाँ के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफे के तौर पर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण होने जा रहा है वो यहाँ पास में जो स्टेडियम है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। इससे माना जा रहा है कि वो सत्य साई बाबा के जीवन का जो मूल है, जो मूल दर्शन है, उससे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां प्रभावित हुई हैं उसको लेकर के बातें कर सकते हैं और विकसित भारत को लेकर के भी कुछ नए मंत्र दे सकते हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अजय मिश्र, श्री सत्य साई नगर, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा के मंदिर और महासमाधि स्थल पर भी जाएंगे। सत्य साई बाबा के अनुयायी जन्म शताब्दी समारोह में बड़ी संख्या में पुट्टपर्थी पहुंच रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। हम लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत खुशी है कि हमारे देश के प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार रहे हैं। एक साईं भक्त होने के नाते काफ़ी उत्साह है। मोदी जी आने वाले हैं, ये ऐसा पता था हमको और मोदी जी के ऊपर भी भगवान बाबा की बहुत कृपा है, ये सभी को बहुत लोगों को पता है। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हमारे यहाँ सत्य साई सेवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे आदमी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ पर तो साईं भक्तों के लिए नाश्ता, खाना नाश्ता एकदम फ्री है ना। आज सुरक्षा के भी पहले से बहुत ज़्यादा कड़ा इंतजाम है। भारत के सम्माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग उनसे भी ये धर्म प्रति या बाबा के प्रति वो भी बहुत आस्था रखते हैं। तो हम लोग भी आशा रखते हैं कि वो आए और इस पुट्टपर्थी जगह को भी और डेवलप करे। मोदी जी यहाँ पे आ रहे तो हमको बहुत अच्छी खुशी हो रही क्योंकि यहाँ अपने वर्ल्ड में का जो एक टॉपेस्ट मॉडल रोल है वो हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं और मोदी जी यहाँ पे आ रहे तो हमको बहुत उत्साह है कि वो कब आएंगे और कब मिलेंगे। इस साल हम भक्तगण उनको मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में नई सरकार के गठन से पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज भाजपा और जदयू के विधायक अपने अपने नेताओं का चुनाव करने के लिए अलग अलग बैठकें करेंगे। पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नवनिर्वाचित 89 विधायक नए नेता का चुनाव करेंगे। भाजपा ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वहीं जेडीयू ने भी मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है और इन दोनों ही बैठकों के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नीतीश कुमार को
एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने की संभावना है। एनडीए के 5 दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 202 नवनिर्वाचित विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और गठबंधन का नेता चुनेंगे। तो वहीं आज मौजूदा 17वीं बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। कल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना आएंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज ही पटना पहुंच जाएंगे। भाजपा ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेताओं ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी दिल्ली के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। राष्ट्रपति छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के दौरान संस्थान अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, चल रहे शोध कार्यों और नए शैक्षणिक प्रयासों की जानकारी भी प्रस्तुत करेगा। समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईटी में पढ़ाई कर रहे छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता और संस्थान के पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे। इस बार दीक्षांत समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी समारोह स्थल और आसपास के इलाकों में आवश्यक इंतजाम कर दिए हैं। भारत आज नई दिल्ली में शुरू हो रहे 2 दिवसीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश शामिल हैं। सेशल्स इस सम्मेलन का एक पर्यवेक्षक देश है और बाद में ओमान और म्यांमार को भी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल करने की योजना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोग मंच है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आतंकी उम्र के कथित वीडियो को लेकर जो कंटेंट सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है, उस तरह के
कोई भी कंटेंट प्रसारित ना किए जाएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में ये कहा गया है कि जो कंटेंट उकसाने वाला हो या देश की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है, उसे प्रसारित ना किया जाए। सरकार ने कहा है कि इस तरह के विवादास्पद और संवेदनशील कंटेंट को प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को ये भी निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय सबसे उच्चतम स्तर के विवेक और संवेदनशीलता का पालन करें और इसके साथ ही सभी प्रसारकों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अधिनियम 1995 के तहत प्रोग्राम और विज्ञापन कोड का कड़ाई से पालन करें। सरकार ने चैनल से अपील की है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से बचें जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं। और इसके अलावा मीडिया को ये भी निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी समाचार या वीडियो प्रसारण से पहले उचित प्रमाण और सत्यापन करें। दिल्ली में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पंडाल ने भी अलग पहचान बनाई है। यहाँ लोगों को अंडमान और निकोबार के पर्यटक स्थल लुभा रहे हैं और साथ ही GI टैग उत्पादों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और क्या खास है इस पंडाल में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्यटन सचिव ज्योति कुमार से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्टॉल भी हर किसी को लुभा रहा है। क्या खास है इस पंडाल में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टूरिज्म की सचिव ज्योति कुमारी जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 7 प्रोडक्ट्स को इस साल GI टैग का दर्जा मिला है और हम उसको केंद्र करके आज का जो ये ट्रेड फेयर है उसमें हम अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट्स आए हैं। साथ ही टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा फोकस हमारे ऊपर है क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है बहुत उभरती हुई इंडस्ट्रीज़ के तौर पर उभर करके आ रहा है। पिछले साल हमने रिकॉर्ड वृद्धि टूरिस्ट में देखी है और इस साल भी टूरिस्ट सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो GI टैग प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि निकोबारी समुदाय द्वारा बनाया जाता है, पड़ोक का जो वुड क्राफ्ट है, जो नारियल है, जो मैट है, उन सब चीज़ों को हमारे डिपार्टमेंट के लोग और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। साथ ही जो हमारा स्पाइसेस है जिसके लिए आइलैंड जाना जाता है और एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि वहाँ पर स्पाइसेस का कल्टीवेशन हो, तो उन ऑर्गेनिक स्पाइसेस को भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही उसका जो बिक्री हो रही है वो लोगों के लिए हो रही है। साथ ही मत्स्य जो फिशरीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे अंडमान के वो भी अगेन ऑर्गेनिक हैं और बहुत ही प्रिस्टीन एनवायरनमेंट से आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे SHGs वहाँ से आए हुए हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास जो टूरिज़्म के जो ब्रोशर्स हैं, जो हम टूरिज़्म में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे इको टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, वाटर स्पोर्ट्स है, एक उभरता हुआ सेक्टर है एस्ट्रो टूरिज़्म का, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही जो यहाँ का अट्रैक्शन है जो कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और बच्चों को भी खास करके पसंद आ रहा है, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस है। उसमें जा कर के लोग फील कर सकते हैं कि अंडमान में जाना, विजिट करना कैसा रहेगा। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये स्टॉल देखना ना भूलें, जहां पर आपको पर्यटन के साथ साथ वहां के बहुत से GI प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित है। राष्ट्रपति भवन के नाम से मशहूर ये भवन इतिहास के एक बेहद अहम पन्नों से जुड़ा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 22 नवंबर 1952 को यहाँ आए थे और इसी परिसर के एक भवन में उन्होंने रात भी बिताई थी। तभी से इस स्थान को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। विशेष बात ये है कि ये भवन पूरे साल में केवल 3 दिन के लिए ही आम लोगों के लिए खोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आगमन के 73 वर्ष बाद अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी। उनका सरगुजा दौरा 20 नवंबर को प्रस्तावित है। देखिए छत्तीसगढ़ के इस राष्ट्रपति भवन पर DD न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। दिल्ली से दूर एक राष्ट्रपति भवन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में है, जिसे पंडो नगर नाम से
जाना जाता है। उस समय जो राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई? वही बातचीत हुआ कि देखो रे पंडो, किसी से मत डरना। क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम हुआ उस समय? उस समय यहाँ बहुत नाच गान हुआ, बहुत से कपड़ा बांटा, सब को दिया, जितना सब को दिया, महिला को दिया, पुरुषों को दिया, बच्चों को दिए। इसी राष्ट्रपति भवन में जो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी भवन पे पहुंचे हुए थे और इसके अंदर की आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो तस्वीर है यहाँ पर लगी हुई है। देखिए दीवालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। रूस में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति को आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत रूस संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन की भी सराहना की। सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद दुर्घटना के बाद भारत सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रियाद का दौरा करेगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के नेतृत्व वाला ये प्रतिनिधिमंडल के मृतकों के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की उम्मीद है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पार्थिव शरीरों की पहचान में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार मृतकों के परिवारों की सऊदी अरब यात्रा में भी सहायता कर रही है। रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी न्याय विभाग की फाइलें जारी करने के लिए मतदान किया, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा ने 427-1 के बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया। अब ये विधेयक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा। और बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपना रुख बदलते हुए जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक करने को कहा, जिसका वह कुछ दिन पहले तक कड़ा विरोध कर रहे थे। दरअसल एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोपों से जुड़े मुकदमे चलने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन 2019 में मैनहट्टन जेल में हुई उनकी मौत हो गई और जिससे आत्महत्या करार दिया गया था और इससे जुड़ी सभी फाइलों को छुपाया गया था। जापान के टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में लगातार भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के डेफ शूटिंग खिलाड़ियों ने डेफलिम्पिक्स में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। धनुष श्रीकांत और माहित सांधु ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद वानिया और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इन खिलाड़ियों ने न केवल भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि एक नया डेफ क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये जीत भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में चल रही एकता पदयात्रा के बारे में अवगत कराया और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली यूनिटी मार्च की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी दी। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सरदार 150 जिला स्तरीय पदयात्राओं की प्रगति के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय पदयात्रा की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। देश में 850 से अधिक स्थानों पर पदयात्रा हो चुकी है। कई स्टेट विधानसभा लेवल पर सरदार 150 पर यूनिटी मार्च का आयोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है। देश के माय भारत के साथ जुड़े हुए 2 करोड़ से अधिक पदयात्री, देश के आम नागरिक, देश के सभी जनप्रतिनिधि, देश के सभी व्यक्ति विशेष को इस पदयात्रा में जुड़ने के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर हमने रजिस्ट्रेशन ओपन करा है।
सब लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराए और इस पदयात्रा में जुड़े। राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक निवास करमसद से शुरू होगी और 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी। यह 11 दिनों में लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल और सांसद प्रतिदिन पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा मार्ग में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ 150 विषयगत पड़ाव होंगे। 10 प्रमुख सरदार सभाओं में सहकारिता, बारदोली सत्याग्रह, प्रशासनिक नेतृत्व, संवैधानिक दृष्टि और रियासतों के एकीकरण जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। पदयात्री प्रतिदिन 15 से 18 किलोमीटर पैदल चलेंगे। एनएसएस इकाइयां पदयात्रा के मार्ग में निकटवर्ती गांव में समानांतर सामाजिक विकास और जागरूकता गतिविधियां संचालित करेंगी। इस ऐतिहासिक अभियान में हिस्सा लेने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। और आपको इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।